अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का यह कहना है कि मैं आज भी कहता हूं कि मुझे क्यों निकाला। उनको ये बात मजाक लगती है, लेकिन मुझे निकालने की कोई मुनासिब वजह तो बताते। मुझे निकालने वाले जजेस से किसी ने नहीं पूछा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला IMF को फिर से लेकर आया। मरीम और शहबाज शरीफ को कहता हूं कि महंगाई का तूफान खत्म करें। उन्होंने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान भी किया। दूसरी तरफ साबिक सरबराह ISI फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने फैज हमीद की गिरफ्तारी को मोजज़ा करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। पहली मरतबा इस तरह से चीजें हुई हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुझसे भी माफी मांगी थी, मैं भी उनके मुतासरीन में शामिल हूं। साथ ही साथ पाकिस्तान में साबिक फौजी अफसरान की गिरफ्तारियों पर आज पेंटागन का रद्दअमल भी सामने आया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी ने इन अफसरान की गिरफ्तारियों को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारियों से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह है। आज हसास इदारों ने पंजाब के साबिक IG जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को भी गिरफ्तार कर लिया। वो बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा DIG जो जेल खानाजात है रावलपिंडी, उनके दफ्तर से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाज़िम अली शाह से भी पूछताछ का आगाज हुआ है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का जो अदली है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। अडियाला जेल का एक वार्ड और एक हेड वार्ड भी जो है वो जेर हिरासत है। अब ये तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं और गुज़िश्ता रोज बानी PTI के सहूलत कारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा जो नेटवर्क है वो सिक्योरिटी जराये का कहना था कि वो पकड़ा गया है। हुकूमत सारे मामले का ताल्लुक जो है वो PTI से जोड़ी है और हुकूमत का कहना है कि एक सियासी जमात और उसके लीडर ने मुल्क की सालमियत पर हमले किए। अब PTI के अपने लोगों का भी ख्याल है कि ये जो गिरफ्तारियों का मामला है ये PTI की तरफ ही जा रहा है और ये मामला जनरल फैज हमीद वाला मामला इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जा सकता है। गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का यह कहना था कि उनको ये मामला मिलिट्री कोर्ट की तरफ और इमरान खान का मामला भी मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब ये तमाम के तमाम सूरत हाल में हुकूमत क्या राय रखती है, हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों को देखती है और क्या वाकई जो है वो ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा है। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलाल कियानी साहब मेरे साथ मौजूद है। बिलाल अजहर कियानी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया है आपका वक्त है। सबसे पहले तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो मियां नवाज शरीफ ने आज की उस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले ये जो मामला है ऐसा लग रहा है कि हुकूमत गुज़िश्ता रोज से ये तमाम के तमाम जो गिरफ्तारियां हैं हमने पिछले दो चार दिनों में देखी हैं, इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 9 मई से जोड़ ही है। क्या वाकई हुकूमत को ये कनेक्शन जो है वो अब बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए सबसे पहले तो फैज़ हमीद साहब की अपनी गिरफ्तारी है उसके बारे में तो जस्ट टू रिमाइंड यू योर व्यूअर्स कि ये आपने देखा ISPR की एक प्रेस रिलीज भी आई थी, उसमें 2 बातें की गई थी। एक टॉप सिटी का केस था जिसमें कोर्ट के अहकाम थे और उसके नतीजे में डिसिप्लिनरी एक्शन है। दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस का जिक्र था जिसके नतीजे में कोर्ट कस्टडी में भी लिए गए और कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स भी हुई और नेक्स्ट डे आई बिलीव गालिबन फिर कुछ और अफसरान भी फौज के अपने इंटरनल ही उनके अकाउंटेबिलिटी के मामला में इसी केस से मुंसलिक फैज़ हमीद साहब के वो भी गिरफ्तार हुए। और अब जो आपने ये सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और IG जेल खानाजात का जिक्र किया, तो देखिए मेरे पास तो अभी फैज़ हमीद साहब के पर्टिकुलर केस की आगे हमें तफसीलात बियॉन्ड ISPR के केस नहीं पता, मगर ये बात हकीकत है कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस क्या है वो भी तफसीलात आएंगी, मगर ये बात तो एक हकीकत है कि उनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा ड्यूरिंग सर्विस एज वेल PTI के पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स में चाहे वो PTI के टिकट बांटना हो, चाहे वो उनकी हुकूमत चलाना हो, चाहे वो उनके दीगर मामलात हों। अच्छा। तो अब ऐन मुमकिन है उसके बाद भी शायद रिटायरमेंट के बाद भी वो उस तरह के काम करते रहे हों और मगर ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि जिन बैसाखियों की हम बात करते हैं जिनके कंधों पे PTI और इमरान खान साहब की हुकूमत चलती रही उसमें यकीनन फैज़ हमीद साहब का एक किरदार था। अच्छा, लेकिन ये मामला आपको मिलिट्री कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इमरान खान का भी मामला? देखिए मैं आई कांट से एनीथिंग टू दैट
मगर मैं इतना जरूर कहना लेकिन चाहूंगा, अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ और 9 मई के साथ, तो सवाल ये है कि क्या फिर ये मामला, इस मामले में इमरान खान भी मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं? सर मेरा तो ये ख्याल है कि यही एक अचंभे की बात है कि खान साहब अभी तक 9 में कन्विक्ट नहीं हुए। आप यूके की रीसेंट राइट्स की मिसाल ले लीजिए, 1 अगस्त को या 31 जुलाई को वो राइट्स हुई हैं, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर यूके के उन्होंने आके एक एड्रेस किया टू द नेशन एंड ही सेड कि अरेस्ट विल फॉलो, चार्जेस विल फॉलो एंड कन्विक्शंस विल फॉलो, एंड विद इन अ वीक ऑफ दोज राइट्स अरेस्ट्स फॉलोड, चार्जेस फॉलोड एंड सेंटेंसेस फॉलोड। 2 तो 3 साल की सजाएं लोगों को हफ्ते हफ्ते में हो गई। अब उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पे देखिए, वो तो राइट्स थी, दुकान की तोड़फोड़, प्राइवेट प्रॉपर्टी की थी, यहाँ पे जीएचक्यू पर हमला है, आपके शोहदा की यादगारों की तोड़फोड़ है, आपके कोर कमांडर हाउस को जलाना है, एक ही जमात के लोग उसके दुपट्टे पहन के उनके पब्लिक फेसेस सड़कों पर नजर आए, और खान साहब ने अडियाला जेल में बाकायदा इतराफ किया कि कॉल उन्होंने दी थी। तो मेरे लिए तो ये अचंभे की बात है कि चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, सिविलियन कोर्ट में ही सही, द फैक्ट दैट ओवर अ ईयर ऑन देयर इज स्टिल नॉट अ कन्विक्शन, मेरे लिए ये ज्यादा अचंभे की बात है। और खास तौर पर जब आप उस तरह की डेमोक्रेसी से, देखिए 16 महीने तो पहले आपकी हुकूमत रही, चले 9 मई तो फिर बाद की बात है, लेकिन फिर निगरान हुकूमत आप कुछ माह आपकी अपनी हुकूमत को भी जो वो गुजर चुके हैं। तो ये जो खान साहब के बशमूल 9 मई बाकी तमाम केसेस की बात करते हैं, क्या वजह है, क्यों आपके ख्याल में ये अभी तक जो है वो कोई? देखिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर द जुडिशरी, मगर देखिए 9 मई को ना उस तरीके से जो ये ढाल देने की कोशिश होती है कि जैसे कोई ये पॉलिटिकल केस है, हरगिज नहीं। अच्छा, देखिए 9 कह रहे हैं ये सियासी, नहीं, 9 में एक ऐसी रेड लाइन क्रॉस हुई है। मैंने अभी आपके सामने यूके की मिसाल दी, जो राइट सीरियस थे मगर उधर भी उसकी नोयत इतनी सीरियस नहीं थी जो यहां पे हुआ, जो खान साहब ने किया। और 9 में भी एक स्टैंड अलोन केस नहीं है, इट इज अ डेकेड ऑफ वायलेंस बाय दिस पार्टी। उसमें पीटीई की बिल्डिंग पे हमले भी हैं, उसमें डी चौक पे कब्रें भी हैं, उसमें पुलिस वालों के सर फोड़ने भी हैं, उसमें जमान पार्क के बाद पेट्रोल बम फेंकना भी है, रेंजर्स की गाड़ियां जलाना भी है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस के दावे बोलना भी है। तो ये सब कुछ एक तो एक तारीख कैसे वो इंतहा थी 9 में, कोई इब्तदा कहीं से नहीं थी। तो देखिए कोई और ग्रुप होता ना लोगों का, तो आप कहते 10 साल से जिसकी इस तरह की तारीख हो वायलेंस की, वो लोग बाहर किस तरह फिर रहे हैं। तो इसीलिए 9 मई को हमें उस सीरियसनेस से लेना चाहिए। और खास तौर पे जब अडियाला जेल में रिपोर्टर्स के सामने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने खान साहब ने इतराफ किया इस बात का कि उन्होंने कॉल दी थी, और साथ ही साथ आपको याद होगा कि 9 मई के अगले दिन जब उनकी एक वीडियो निकली थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गालिबन, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरे साथ मुझे हाथ डालेंगे तो इस तरह ही होगा। उन्होंने उस दिन भी कंडेम नहीं किया था इस बात। देखिए मैं पूछना इस वजह से चाह रहा हूँ, फॉलो अप जो मैंने पहले सवाल किया, अब ये अडियाला जेल की गिरफ्तारियां हैं, अब ये तो आपकी अपनी हुकूमत के मातहत है ना, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अगर अडियाला जेल से इस तरह से कोई सहूलत कारी आ रहे, तो क्या ये चीजें, क्या वजह है कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है? देखिए ये तो किसी अदालत ने तो नहीं करना, ये तो किसी प्रोसिक्यूशन ने तो नहीं करना। देखिए बात ये कि जहां पे भी कायदा ज़वाबित, अभी कोई शख्स अगर आईजी जेल्स है या कोई शख्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, तो वो भी एक ड्यूटी वहां पे परफॉर्म कर रहा है जिसने कायदा ज़वाबित के मुताबिक करनी है। अगर वो किसी पॉलिटिकल फैसिलिटेशन के लिए आउट ऑफ द वे जाके रूल्स की वायलेशन करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और मेरे पास मजीद तफसीलात नहीं है, मगर देखिए जहां पे अगर इस तरह की वायलेशन है, कहीं पे किसी ने इसी तरह, हम वो काम नहीं करते जो खान साहब करते थे कि फलाने हमारे, जब हमारी लीडरशिप जेल में थी कि इसको दवाई ना मिले, इसको खाना ना मिले, इसको मैट्रेस ना मिले। अब वो खान साहब बड़ी याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं जेल के अंदर भी, उनको सारी सहूलियात फराम है। मगर अगर कहीं पे कोई वायलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जेल की एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो बिल्कुल उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अच्छा, मैं जरा ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मियां नवाज शरीफ ने फैज हमीद साहब से मुतालिक कोई बात नहीं की, सरप्राइजिंग था, लेकिन उन्होंने बिजली के हवाले से बात की। तो क्या आपके ख्याल में ये जो 500 यूनिट है, इस पे 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का ऐलान तो किया है, ये रिलीफ देने के लिए आपके पास पैसे हैं? जी बिल्कुल जी। देखिए आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने सारी तफसील बताई बहुत मुख्तसरन, और उन्होंने जिक्र किया कि जब वो 21 अक्टूबर को भी पाकिस्तान वापस आए थे तो उन्होंने इसी चीज की बात की थी। वो रोजाना जब भी हमारी कोई मीटिंग्स होती हैं तो सबसे पहले वो आवाम के इशूज, महंगाई की बात करते हैं, किस तरह आवाम को रिलीफ पहुंचाना है। तो ये उसी अमल का हिस्सा है। 45 अरब रुपए पंजाब हुकूमत की एग्जिस्टिंग जो डेवलपमेंट बजट है उसमें से निकाल के एलोकेशन करके, जाफी नहीं, उसी एग्जिस्टिंग रकम को निकाल के अगस्त और सितंबर के महीनों में
200 से 500 यूनिट तक के जो घरेलू सारिफीन हैं उनके लिए 14 रुपए फी यूनिट बिजली के बिलों में रिलीफ आएगा, कमी आएगी बाकायदा अगले 2 महीने के लिए। तो ये एलोकेशन की गई है। इसके अलावा 700 अरब रुपए टोटल का तखमीना लगाया गया है पंजाब में एक सोलर स्कीम को रोल आउट करने के लिए, जिसमें जो कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले, कम ताकत वसाइल रखने वाले सारिफीन है उनके लिए फ्री सोलर पैनल्स की फरामी, और जो उससे ज्यादा जो बावसाइल तबकात हैं या घर हैं उनके लिए फाइनेंसिंग स्कीम सोलर की कंसेशनल रेट्स के ऊपर, जिसके अंदर हुकूमत कुछ बोझ उठाएगी, ये लाई जाएगी। तो ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने पहले भी इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं और आज इसीलिए उनका एक फोकस था कि किस तरह हम इन मुश्किल हालात में रिलीफ फराहम कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जहां हालात मुश्किल हैं, 5-6 माह के अंदर इस हुकूमत के दौरान आपने देखा है कि महंगाई की शरह 23% से 11% पर आई, रोटी की कीमत कम हुई, और आज भी पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो फरवरी में जब हमने हुकूमत उठाई तो उससे कम है आज। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हालात आसान हैं, हालात फिर भी मुश्किल हैं। हमने मजीद जितनी कोशिश करके बेहतरी ला सकते हैं, चादर देख के पांव फैलाते हुए वो लाएंगे, और आज की ये नवाज शरीफ साहब की अनाउंसमेंट इसी अमल में। तहरीक इंसाफ की इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी के अंदर आकर इस तरह से सरकारी मीटिंग्स में जो है वो कई दफा उनका हिस्सा भी बनते हैं? कुछ हमने तस्वीर वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देखी, और वो कहते हैं कि इस तरह के भी ऐलानात जो है ये तो हुकूमतों के करने का काम है। तो मियां नवाज शरीफ की क्या इन्वॉल्वमेंट है या क्या रोल है, क्या किरदार है? चलें ये भी जो उनको फिक्र है उसको हम एड्रेस कर लेते हैं, जो पीटीआई के साथियों की फिक्र है। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद भी और सदर भी हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो सीएम पंजाब है, दोनों को नवाज शरीफ ने ही नामजद किया हुआ। दोनों नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में बिलीव करते हैं, और नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस का और दीगर मामला का जायजा लेते हैं। वो डे टू डे मामला में दाखिलत नहीं करते, मगर जहां पर इस तरह के अवामी इशूज हैं उसके ऊपर वो यकीनन अपने वजीर आजम को भी और अपने वजीर आला को भी हदायत जरूर देते हैं कि इनके ऊपर काम करें। इस पर्टिकुलर मामले में उन्होंने दिलचस्पी भी ली। उन्होंने हुकूमत पंजाब को भी कहा कि वो काम करें, एक सोल्यूशन पंजाब हुकूमत से मरियम नवाज साहबा की सरबराही में वो तैयार करके लाई, और नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वो अप्रूव की। तो नवाज शरीफ साहब जहां पे अवाम के मसाइल और उनके रिलीफ का मामला है, वो अपनी हुकूमतों की परफॉर्मेंस का जायजा भी लेंगे, वो उनको हदायत भी जारी करेंगे, और इस तरह की अनाउंसमेंट करना यही लीडरशिप है। और ये बिल्कुल ही इसमें शुक्र अदा करना चाहिए, कोई चीज नजर नहीं आ रही। दोनों हुकूमतें नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में काम कर रही हैं, और इस तरह की चीजों पर नवाज शरीफ साहब का अवामी इश्यूज के ऊपर फोकस रहा भी है और रहेगा भी इंशाल्लाह। ठीक है, बिलाल कियानी साहब बहुत शुक्रिया। बिलाल अजहर कियानी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तामीरात और मवासलात शकील अहमद खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आला इस वक्त सूबे में करप्शन के सरगुना है। इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। अली अमीन गंडापुर उनके महकमे में मुदाखलत कर रहे थे और वजीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। शकील खान के इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को भिजवा दिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। पानी पीटीआई इमरान खान ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी। अब दूसरी तरफ गवर्नर केपी फैजल करीम कुंडी ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत तो कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने भी सूबाई हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया, तहरीक इंसाफ ने उसी के खिलाफ कार्रवाई की और काबीना से फारिग कर दिया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट लगे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं और करप्शन की वजह से शकील खान ने इस्तीफा दिया है। अब रोजनामा दुनिया न्यूज के मुताबिक केपी में सूबाई वजीर के इस्तीफे के मामले पर पार्टी के कई दीगर जो नाराज अरकान हैं उन्होंने भी शकील खान से उनके राब्ते का इंकशाफ हुआ है और इन्होंने राब्तों में तेजी लाने का भी फैसला किया है और वो बानी पीटीआई को सूरत हाल से आगाह करने पर शकील खान को ऐसा उनका कहना है कि वजारत से हाथ धोना पड़ा। बानी पीटीआई से मुलाकात में शकील खान ने वजीर आला के खिलाफ शिकायत लगाई थी। अब ये मामला सिर्फ केपी तक नहीं है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो पंजाब के सदर हैं हमाद अजहर, उन्होंने पीटीआई पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि पीटीआई लाहौर की जो पूरी तंजीम है वो भी तहलील की जा चुकी है और पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर को ओहदे से भी हटाया गया। अब ये ओहदेदार मुस्ताफी हो रहे हैं, पार्टी के अंदर मामलात किस तरह से चल रहे हैं और खासतौर पर
केपी का जो इशू है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टी वहां पर बड़ी स्ट्रांग है। शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से बात करते हैं, वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो शकील अहमद खान वाला मामला है, अब इसमें तो ऐसा लगता है कि एक तरफ वजीर आला हैं, दूसरी तरफ ये वजीर हैं, और ये वजीर भी मतलब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिन जो लोग हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि कोई इख्तलाफात बड़ी शदीद नोयत के थे जिसके बाद शकील खान अलग हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनको हटा दिया गया। हेलो जी शौकत साहब। जी जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये बड़ी पार्टी है, जाहिर है इसमें इख्तलाफात भी होते हैं, जाती इख्तलाफात भी होते हैं। शकील खान का ये दूसरी मरतबा हुआ है कि उनको डीनोटिफाई किया जा रहा है या उन्होंने इस दफा इस्तीफा दिया, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चीजें चल रही थी और कुछ अर्से पहले भी शकील खान ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल ये जो इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकात की है और वहां पे उन्होंने मेरे ख्याल से खुलकर जो सूबाई हुकूमत के बारे में बातें की हैं, उससे जो है हालात खराब हो गए। देखिए, हमेशा ये होता है कि आप अगर पार्टी के साथ मुखलिस हैं तो आप अपने पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है उसमें आप जरूर बात कर सकते हैं और इश्यूज को उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मीडिया पे जाते हैं तो उसका मकसद कुछ और होता है। उसका मकसद ये होता है कि आप या तो हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या इस हुकूमत को या जो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें देखना पड़ती हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये हुआ था, महमूद खान के खिलाफ हुआ, उससे पहले परवेज खटक के खिलाफ भी हुआ था, लेकिन वो चीजें इस तरह नहीं थी क्योंकि इमरान खान खुद बाहर थे और वो जब दोनों तरफ की बात सुन लेते थे तो मामला हल हो जाता। इस बार ये कि वो जेल में है, अब मुझे नहीं ख्याल है क्योंकि अलियामीन गंडापुर साहब उनसे हर हफ्ते में मुलाकात उनकी होती है और जब इमरान खान ने उनको सीएम बनाया है, उनका एतमाद हासिल है, तो फिर मेरे ख्याल से इस तरह की मुंह चलाने और इस तरह खुल्लम खुल्ला आके फिर पार्टी को बदनाम करना या हुकूमत को बदनाम करने का तुक नहीं बनता है। ठीक है, आपके अगर तहफुजात है तो पार्लिमानी पार्टी है और मैंने पूछा है कि पार्लिमानी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं आई है उनकी अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उनको खुलकर बात करनी चाहिए थी और अगर किसी ने साथ भी देना होता तो वो भी खुलकर सामने आते। लेकिन ये जो तरीका है कि आप आए मीडिया पे बताएं, उन्होंने आके सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। इमरान खान से आपने मुलाकात की, बिल्कुल आप करके आते अपने जो तहफुजात थे, अगर आपने इमरान खान के सामने बयान कर दिए तो फिर उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मेरे इत्तलात के मुताबिक उनको रोका भी गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मकसद नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ करप्शन हो रही है, वहाँ करप्शन हो रही है, लेकिन उसके सबूत नहीं है और हर एक को आप निशाना बनाएंगे इस तरह तो फिर ये मामला ऐसे नहीं चलते। हाँ, ये जरूर कहा जाता है, हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप है हम भी ये कहते हैं कि करप्शन हो रही है तो उसको सामने लाएं कि जी फलां जगह हो रही है, इस तरह हो रहा है। आपके इल्म में है कि अपोजिशन सबसे कह रही है कि बीआरटी में करप्शन हुई है, लेकिन एक पाई की करप्शन आज तक वो सामने नहीं ला सके। तो इस तरह मतलब ये कि देखिए, निगरान दौर आया, निगरान दौर में हर चीज हमारे खिलाफ थी। अच्छा, मगर करप्शन हुई होती तो शायद बहुत सारी चीजें सामने आ जाती, लेकिन करप्शन की बात नहीं है, कुछ और मामलात हैं। अच्छा, जो अलियामीन गंडापुर की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। अच्छा, फिर मुझे ये लग रहा है। अच्छा, लेकिन ये आपने जो करप्शन वाली बात की, मैं जरा वो भी आपसे पूछूंगा कि डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा जो ग्रुपिंग है वो कहा जाता है कि ग्रुपिंग है और फिर उसके बाद करप्शन के इल्जामात लगते हैं। आपने खुद जिक्र किया महमूद खान जब थे वजीर आला तब भी यही मामला था, परवेज खटक की बारी भी यही मामला था और इसी वजह से आज गवर्नर केपी ने भी कहा है कि जो करप्शन की बात करता है उसको जो है वो हुकूमत से और पार्टी से अलग कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए रहमान भाई, हर चीज का अपना एक तरीकाकार है। एक अपोजिशन का इल्जाम लगाना है, जैसे आप गवर्नर का ये हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह की बात करे, आईनी होता है उसके पास, और वो अगर इस तरह की बातें करेगा तो वो एक पॉलिटिकल उसको प्रमोट करेगा। और जब से ये गवर्नर आया, नफरतें बढ़ी है सूबे के अंदर, मामला जो है ना अच्छे की तरफ नहीं गए हैं,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा पार्टी के साथ मुखलिस है और वो आप समझता है कि करप्शन हो रही है, तो उसका फौरन क्या है? अच्छा, फौरन ये है कि या तो आप काबीना में बात करें ठीक। या आप पार्लिमानी पार्टी के अंदर बात करें। अगर आप दोनों फोरम पे खामोश रहते हो, डायरेक्ट आके मीडिया के ऊपर कहते हैं, तो उससे फिर शकूक व शुबात। अगर सपोज करप्शन हो भी रही है, मैं तो नहीं डिफेंड करता हूँ कि नहीं हो रही है या, लेकिन अगर हो रही है तो उसका क्या तरीका है? अच्छा, वो मीडिया पे आके मैं बताऊंगा कि जी मैं वजीर हूँ लेकिन मैं ये प्लान करप्शन कर रहा है, तो मैं इस तरह तो ऊपर भी तो इल्जाम लग वैसे शौकत साहब, इतनी मजबूत हुकूमत है, शायद ही कभी ऐसी मजबूत हुकूमत किसी ने चाहे वो देखी हो जितनी के अली मीन गंडापुर की है। तो इसको कौन डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है? देखिए, ये तो हर दौर में होता है, हमारी पार्टी के अंदर है, इख्तिलाफात होंगे, बिल्कुल मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जो अली अमीन को नहीं वो कर रहे हैं, और शायद या उसके एटीट्यूड की वजह से या किसी वजह से, लेकिन मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने उनको बनाया ना। अगर आपने हटाना है तो आप कोई ठोस चीज लाके दे दें कि ये काम अली अमीन ने गलत किया है, तो हम सारे उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम तो पार्टी के साथ हैं, हम तो किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं है, ना अल्हम्दुलिल्लाह ये परवाह भी नहीं है हमें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम वैसे इल्जाम लगा दें कि जी तो वजीर आला गलत कर रहा है या वजीर आला ये कर रहा है, तो उससे क्या होता है? उससे अगर आप किसी और को भी लाएंगे तो वो कौन सा फरिश्ता होगा? उस पर भी इल्जाम लगेंगे, क्योंकि ग्रुपबंदी आ जाती है ना। तो ग्रुपिंग करने की बजाय मेरे ख्याल से ये पार्टी का अच्छा फैसला होता है कि जो बंदा सबूत नहीं रखता है और वो इल्जाम लगाता है, तो फिर मेरे ख्याल से उसको रहने का हक नहीं हासिल हो। ठीक। इस तरह के इल्जाम तो अपोजिशन भी लगाते हैं। आज तक कोई सबूत आया सामने? गवर्नर बातें बड़ी करता है, लेकिन गवर्नर के पास कोई एक सबूत तो बता दे ना। अच्छा, अली अमीन ने ये गलत काम किया या ये वो हुआ है, बस आके मीडिया के ऊपर वही पुरानी घिसी पिटी बातें करता है, वही अपने जो मुखालिफ, यानी 4 दफा तो ये हार चुका है अली अमीन से। अच्छा, ऐसा गवर्नर है ये, तो उसको तो जाहिर है वो तो अपनी वो बड़ास निकालता है, अपनी जो मुखालिफत है वो। ठीक है, फोरम उसको मिला हुआ है, उस फोरम से वो फायदा तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई रोज से मुबैना तौर पर फायर वॉल की तनसीब के तजर्बे के दौरान इंटरनेट सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना आ रहा है। सुस्त रवि और तातुल के शिकार इंटरनेट ने राब्तों, ऑनलाइन कारोबार, फ्रीलांसर्स और IT इंडस्ट्री को मुतासिर किया है। सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने इंकशाफ किया है कि फायर वॉल की वजह से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। फायर वॉल की तनसीब और मुल्क भर में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ लाहौर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया, जबकि PTA, वजारत इंसानी हकूक भी फरीकैन में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार ने ईमान मदारी के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब को रोका जाए। फरीकैन से फायर वॉल से मुतालिक तमाम तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट तलब की जाए और दरख्वास्त पर फैसला होने तक इस फायर वॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल किया जाए। अब दूसरी जानिब मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश का मामला लाहौर हाई कोर्ट के भी सामने है। इससे पहले कायमा कमेटी ने भी जो है वो 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में यह मसला उठाया गया था। सेनेटर अफनानुल्लाह का यह कहना था कि इंटरनेट की बंदिश से अब तक कौमी खजाने को 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। विफाकी वजीर मुमलिकत शिदा फातिमा का कहना था कि हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। आज PTA ने इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह बताते हुए कहा कि फायर वॉल की तनसीब के बायस इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशन तातुल का शिकार हो रही हैं, तो हम सूरत हाल आइंदा चंद रोज में बेहतर हो जाएगी। अब ये जो इंटरनेट है, क्या इससे जो है वो स्पीड का जो मसला है क्या वो हल होगा या नहीं, और फिर फायर वॉल की तनसीब से क्या फर्क पड़ सकता है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद फरिया अजीज साहिबा डिजिटल राइट्स पे भी काम करती हैं, इन मामलात को जो है वो समझती भी हैं। बहुत शुक्रिया फरिया अजीज साहिबा आपके वक्त का। फरिया अजीज साहिबा, एक तो सबसे पहले मेरा ख्याल है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो फायर वॉल की तनसीब का मामला है, इस हवाले से बहस बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा और ये किस तरह की फायर वॉल की तनसीब जो है वो की जा रही है? जी बहुत
मेरे ख्याल से तो फायरवॉल ये जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है, और हुकूमत की तरफ से भी ये आ रहा है। वो इसको जोड़े हैं साइबर सिक्योरिटी से, जो कि साइबर सिक्योरिटी का ये है नहीं। जो लग रहा है एक नेटवर्क फिल्टरिंग हो रही है, नेटवर्क मॉनिटरिंग हो रही है। और ये पहले भी सिस्टम से, उसके बाद जब ये निगरां हुकूमत थी तो उस वक्त ये अनाउंसमेंट्स हुई थी कि अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त भी आपको याद होगा कि इंटरनेट की जो सिस्टम वगैरह उस वक्त भी ये इशू आया था। तो ये अब उनकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर अब तक नहीं था कि क्या लग रहा है। हर चीज को टेक्निकल ग्लिच के तौर पे या ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के तौर पे पेश कर दिया जाता था। ये अभी कुछ दिनों में ही सामने आ रहा है कि किसी चीज की टेस्टिंग हो रही है या कोई चीज लग रही है और अब इसको एक फायरवॉल कह रहे हैं। लेकिन इसमें फायरवॉल का एक प्रोटेक्टिव पर्पस होता है, इसका कोई प्रोटेक्टिव पर्पस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन का फ्लो जो हमें इस वक्त तक नजर आ रही है चीज, और खास तौर पे जो हम व्हाट्सएप के हवाले से देखें कि मीडिया डाउनलोड्स डेटा पे नहीं काम कर रहे और इंटरनेट बहुत स्लो हुआ है, तो लग यही रहा है कि ये नेटवर्क फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। अच्छा, लेकिन इसमें ये बताया गया कि इसकी मिसाल दी जाती है कि बहुत से और ममालिक के अंदर भी ऐसा है। हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है कि बहुत और ममालिक हैं जो टर्म तो यही इस्तेमाल की जाती है फायरवॉल की, कि वहां पर ऐसे सेटअप्स जो है वो मौजूद हैं। तो क्या ये जो पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, अगर इस बारे में कुछ आपको आइडिया हो कि क्या इसका मवाजना जो बाकी ममालिक के अंदर जो है वो इंटरनेट की सिक्योरिटी के हवाले से या वहां पर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के हवाले से जो नेटवर्किंग है या जिस तरह के सेटअप्स हैं, क्या उससे बनता है, उसी तरह का है? देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो अगर आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कोई फायरवॉल्स या नेटवर्क सिक्योरिटी होती है आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन ये वो नहीं हो रहा। ये आपके तमाम जो इंटरनेट है जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं वहां पे कोई चीज लगाई जा रही है या टेस्ट की जा रही है जिसकी वजह से मुतासर हो रहे हैं, हमारी बैंडविड्थ भी मुतासर हो रही है, हमारे एप्लीकेशंस का एक्सेस भी मुतासर हो रहा है। तो ये एक पब्लिक डोमेन में भी एक चीज जो है इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जो दूसरे ममालिक से मुआवजा किया जा रहा है, एक तो जो मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं ये फैक्ट चेक भी हो चुकी हैं, जो ये कह रहे हैं कि यूएस और यूके और इधर भी फायरवॉल्स हैं या फिर इस तरह के इंटरनेट रेगुलेशन है। वहां पे इस तरह नहीं होता। आमतौर पे कंटेंट के हवाले से आपके रेगुलेशंस वगैरह जरूर होंगी, लेकिन स्पेसिफिक वो मखसूस कैटेगरीज ऑफ कंटेंट होते हैं, वो अथॉरिटीज होती हैं, नोटिस एंड टेक डाउन सिस्टम्स होते हैं, ड्यू प्रोसेस होता है। यहाँ पे तो कंप्लीटली सीक्रेसी में खुफिया तौर पे हो रही हैं चीजें, ना तस्लीम की जा रही हैं, उसके बाद बताया भी नहीं जा रहा। फिर अगर आप चीन वगैरह के तरफ जाएं तो देखें वो फिर पॉलिटिकल निज़ाम ही बिल्कुल अलग है। वो हम नहीं इस तरह से अडॉप्ट कर सकते। अगर हम मानते हैं कि आइन हमारे पास कोई हैसियत रखता है तो फंडामेंटल राइट्स मान रखते हैं यहाँ पे, और चीन एक बिल्कुल अलग तरीके। और फायरवॉल की जो टर्म है वो वहीं से आता है, जो ग्रेट फायरवॉल या गोल्डन शील्ड, लेकिन वो दुनिया से कट ऑफ है, उनकी लोकल हैं। अच्छा, लेकिन जो चाइना की मिसाल जो है वो दी जाती है, अब डिजिटल राइट्स की भी जो है वो बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिजिटल राइट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, और शायद यही वजह है कि हुकूमतें इस मामले में जो है वो जिस तरह से इक़दाम करना चाहती हैं वैसे करती भी हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये बुनियादी जो डिजिटल राइट्स हैं या हमारे जो कोडिफाइड लॉज हैं कहीं ना कहीं उससे भी मुतसादिम है ये फायरवॉल या नेटवर्क सेंटरिंग जिसे आप कह रही हैं? जी बिल्कुल है। और पहली बात तो ये भी अब क्योंकि हाई कोर्ट्स के सामने पे तो शायद ये बात भी उठनी चाहिए कि इनके पास ऑथराइजेशन कहाँ से आ रही है, और खासतौर पे इसलिए क्योंकि हमने देखा है जो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। अब वो जब हाई कोर्ट के पास स्क्रूटनी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्क्रूटनी हुई है कि ऑथराइजेशन थी ही नहीं, आपके ताबे थे कानून के, आपने वारंट नहीं लिया, तो यहाँ पे भी आपका जो सिर्फ इंटरनेट के हवाले से अब ये फ्रेमवर्क पीका का बनता है कंटेंट का, या फिर पीटीए के जो रेगुलेशंस है, कहाँ पे ऑथराइजेशन है और क्या ये आईनी जो आपके पैरामीटर्स हैं उस पर पूरा उतरता है या नहीं। और दूसरे जो हमें और ममालिक के भी हवाले दिए जाते हैं, चाहे वो उस तरह की डेमोक्रेसीज ना भी हो, डे टू डे लाइफ सिटीजन्स की इस तरह से कभी इम्पैक्ट नहीं होती, ना ही बिजनेसेस इस तरह से सफर करते हैं। आपके पास सारी सहूलतें मैसर होती हैं, ना सहूलतें हैं, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना आइन और कानून के ताबे होती है हुकूमत, और एग्जीक्यूटिव ओवररीच है सिर्फ।
अच्छा, लेकिन ये जो स्पीड का मसला है और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में जो डाउनलोडिंग है वो नहीं हो रही, तो ये आपको लगता है टेस्टिंग के मरहले की वजह से ही है और टेस्टिंग के बाद ये मसला हल हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि फायरवॉल की तनसीब के बाद ये मामला कंटिन्यूअस रह सकता है? देखिए, ये जो स्लो स्पीड्स इंटरनेट की हम इस साल के शुरू से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इनकी टेस्टिंग क्या 6 माह तक चल रही है, क्या है, और हतमी तौर पे कह नहीं सकते क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा कि डिप्लॉय हो गया है, टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जब नेटवर्क फिल्टरिंग होती है, और ये ढाई से ऊपर से ये डिबेट चल रही है कि नेटवर्क फिल्टरिंग आपको स्लो तो करता है इंटरनेट को, लेटेंसी बढ़ाता है। अब ये कि किस तरह का हो रहा है, क्या सिस्टम्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, किस हद तक इसको किया जाएगा, ये हमने नहीं पता जब तक कि हुकूमत और पीटीए नहीं हमारे सामने ये चीज रखेगा कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन इम्पैक्ट तो असेसमेंट हो रहा है। और ये थोड़ा सा जरा क्लियर कीजिएगा, जब जी आप बात पूरी कीजिए। जी नहीं, जो कुछ रिपोर्ट्स में अब ये जो चीजें और स्पेकुलेशन ही है अब तक कि ये सीडीएन जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं, वहां से हमें कंटेंट सर्व होता है, वो अगर वहां से हटा के कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम से ये गुजार रहे हैं जो कि जिसका इंकशाफ हो रहा है और हतमी तौर पे नहीं कह सकते, तो जाहिर है उसमें एक इम्पैक्ट तो आपका पड़ेगा। मकसद ये होता है किसी भी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का कि क्लोजेस्ट आपको सर्वर से वो चीज मिले, तो वो अगर नहीं हो रही है, वो इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है। और दूसरा ये कि क्या ये होना भी चाहिए, ये सवाल पूछना अहम है, और इसका मकसद क्या है, और इसका फिर इम्पैक्ट आपके बाकी सिर्फ ये एक कंट्रोल, इंफॉर्मेशन कंट्रोल नहीं के, लेकिन क्या ये प्राइवेसी पे भी इसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है, इसमें नेटवर्क में मॉनिटरिंग के भी क्या एलिमेंट है, वो भी देखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरिया अजीज हमारे साथ मौजूद, और वो बात कर रही थी कि किस तरह से ये फायरवॉल या नेटवर्क सेंटरिंग जो है ये मुतासर कर सकती है इंटरनेट को, और जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में मॉन्की पॉक्स के 2 मजीद केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में अब इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई है। कल भी खैबर पख्तूनख्वा में खलीजी मुल्क से वापस आने वाले एक और मरीज में वायरस की तशखीस हुई थी। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स के केसेस की तशखीस के बाद वजारत कौमी सेहत ने इन अफराद की जो तलाश है वो भी शुरू कर दी है जिन्होंने इन 3 मुतासरा लोगों से मुलाकात की थी। इसके साथ ही मुल्क भर में मौजूद दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग का निज़ाम मजीद मजबूत बनाने का फैसला भी हुआ है, और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने अब इस वायरस से निपटने के लिए इकदाम और एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मॉन्की पॉक्स वायरस पहली मरतबा अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में सामने आया था, जहां पर इस साल अब तक इससे 450 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके बाद इस वायरस की एक नई वेरिएशन आई और ये ज्यादा तेजी से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैलने लगी। माहिरीन ने वायरस की इस नई और ज्यादा मौलिक किस्म के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया है। इन खतरात के पेश नजर आलमी इदारा सेहत ने 2 दिन पहले बैनुल-अक़वामी तशवीश पर मबनी जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है उसको भी डिक्लेयर कर दिया। मंकी पॉक्स एक जो है वो फैलने वाला मर्ज है जो मुतासरा शख्स से करीबी ताल्लुक से दूसरों को लग सकता है और जिल्द पर इन्फेक्शन और बुखार का सबब बनता है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस 100 में से 4 मुतासरीन की मौत का सबब भी बन सकता है। अलबत्ता इस वायरस की जो नई किस्म है वो ज्यादा खतरनाक है। NCOC की एडवाइजरी में मजीद केसेस सामने आने की सूरत में उन्हें क्वारंटीन में रखने की हिदायत भी जो है वो की गई है। हुकूमत को चाहिए कि अब इस वायरस की रोकथाम के लिए पेश किए इक़दाम को यकीनी बनाएं और लोगों में इस वायरस से मुतालिक आगाही जो है वो फैलाई जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।